चलो आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। यस, व्हाट इज डिबेंचर? अब ध्यान रखना, डिबेंचर, अब आप सारा फोकस इधर। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक तरह का अक्नॉलेजमेंट है डेट का, एक तरह का अक्नॉलेजमेंट है डेट का। तो अक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है? वो तो नहीं प्रोजेक्ट में जो लिख रहे हो। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि हाँ, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, मैं ये इस बात के लिए रिकॉग्नाइज कर रहा हूं कि एक डेट एग्जिस्ट कर रही है। तो डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट, ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज इन रिटन। रिटन डॉक्यूमेंट या किसी तरह का सर्टिफिकेट है जो क्या डिनोट कर रहा है? एक्नॉलेजिंग डेट। डेट की जगह में लिख देती हूँ बोरोइंग बाय द कंपनी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अभी तक शेयर पे कितना डिविडेंड देना था ये कुछ फिक्स होता था क्या? नहीं, इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, ठीक है। और इसके बाद ड्यूरेशन इज ऑल्सो फिक्स्ड, कि कितने टाइम के लिए दिया। अच्छा, एक बार आपने शेयर ले लिया तो क्या शेयर आप लोग कभी वापस करते थे क्या, कि वाह पैसे ले लो शेयर वापस कर दो? पर डिबेंचर में ऐसा करना है, क्योंकि शेयर किसको डिनोट कर रहा था? शेयर किसको डिनोट कर रहा था? सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ, जिसको भी समझ में नहीं आया ध्यान से सुन लो। कंपनी ने बोरोइंग करी। अब कंपनी कैसे कैसे बोरोइंग कर सकती है? कंपनी टर्म लोन ले सकती थी, पर कंपनी को टर्म लोन लेने की बजाय उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जैसे शेयर्स इशू करते हैं वैसे हम डिबेंचर इशू करेंगे। लेकिन शेयर और डिबेंचर्स में डिफरेंस ये है कि शेयर्स जो होते हैं वो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, बट डिबेंचर क्या है? एक तरह की बोरोइंग है। अब बोरो किए हैं तो रीपे भी करने पड़ेंगे, अगर बोरोइंग किया है तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या शेयर्स में आपको डिविडेंड देना जरूरी होता था क्या? नहीं। प्रॉफिट होता था तो डिविडेंड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो यही डिफरेंसेस है किसके बीच में? शेयर और डिबेंचर के बीच में। शेयर बताता है ओनरशिप और ये बताता है बोरोइंग। उसके अलावा यहाँ पर, हाँ बोलो ना। नहीं नहीं, ये भी जैसे शेयर्स लिस्ट होते हैं ना, वैसे ये भी मार्केट में लिस्ट होते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। मैं आपको बताती हूँ, बताऊँ? डिबेंचर्स देखने हैं लिस्टेड। डिबेंचर्स बता रही हूँ मैं, लिस्टेड। वो देख भी नहीं रहे, मुंडी उधर कर। अरे वो उनकी बात बोल रही, वो देख ही नहीं रहे। यहाँ क्यों नहीं बता रहे यार? रिलायंस के तो थोड़ा तो धीरे बोला करो यार, क्या गले में बिल्कुल भोंगा बजा के लगा है यार। ठीक है, और इसके अलावा किसके? टाटा के होंगे, टाटा के डिवेंचर्स। मैक्सिमम सारे सस्पेंडेड है, लेकिन देखो ये रहा अपर बैंड लोअर बैंड, अलग अलग तरह के आपके डेट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो डिबेंचर्स भी लिस्टेड काइंड ऑफ ही होते हैं, बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है अपन को मेजर, कि डिबेंचर जो है वो डेट को अक्नॉलेज कर रहे हैं, तो उनपे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उनका प्रिंसिपल का रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए है वो भी है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्रिएट करते हैं, दैट इज दे आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ऑन असेट।
secured by way of creating charge on assets. एक मिनट, मतलब ही बता रही हूँ। इट्स लाइक कि अगर आपने डिबेंचर इशू किया है तो ऑटोमेटिकली कंपनी की जो असेट्स है, अब वो असेट स्पेसिफिक भी हो सकती है, सारी भी हो सकती है, उनपे एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। चार्ज क्रिएट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि कल को यदि कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और डेब्ट को पे करना है, डेटर्स जितने भी क्रेडिटर्स है, तो पहले सिक्योर्ड वालों को पे किया जाएगा। और सिक्योर्ड में सबसे पहले कौन आएंगे? डिबेंचर्स। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट किया है, तो पहले बिल्डिंग बेच के डिबेंचर होल्डर्स का पैसा चुकाया जाएगा, बाकी का बाद में चुकाया जाएगा। इसलिए डिबेंचर एक बहुत ही सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लोन है। अच्छा, डिबेंचर और बोरिंग, मैं तो टर्म लोन भी ले सकती थी ना, तो डिबेंचर में किससे लेने जाती हूँ? नॉर्मल जनरल पब्लिक से। ध्यान रखना, डिबेंचर्स ली जाती है नॉर्मल जनरल पब्लिक से, और जो हमारा टर्म लोन होता है वो लिया जाता है बैंकिंग से। क्या डाउट था बेटा? नहीं, ये जो क्रिएटिंग चार्ज, ये चार्ज इन्वोक ही तभी होता है, पहली चीज, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। दूसरी चीज, अगर किसी असेट पे चार्ज क्रिएटेड है तो कंपनी उसको नहीं बेच सकती है। ठीक है, अगर किसी असेट पे चार्ज क्रिएटेड है तो विदाउट परमिशन या जो भी है उसके बिना वो नहीं बेच सकती है। ठीक है, इस पे जो इंटरेस्ट है, ये बहुत ध्यान से पॉइंट समझना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका क्या मतलब हुआ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तुम्हें याद है, एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि मेरे पास इतना प्रॉफिट आया है, 5 लाख का प्रॉफिट आया है, तो इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, अब जो मेरा ओनर है वो प्रॉफिट घर लेकर जा रहा है या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर फाइंडिंग द प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? होगा, मन होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो हमारा जो शेयर होल्डर होता है ना, वो जनरली जो डिविडेंड होता है, वो डिविडेंड क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। लेकिन चाहे मेरा लॉस हो चाहे मेरा प्रॉफिट हो, ये इंटरेस्ट तो मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे मैं ड्यू ही करके रख दूं, चाहे मैं ड्यू ही करके रख दूं, लेकिन मुझे ये डिडक्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब एक और चीज समझना, डिबेंचर के जैसा ही बॉन्ड भी होता है। आपने सुना होगा कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है। ठीक है, बॉन्ड्स में भी हम लोग क्या करते हैं? डेट एक्नॉलेज करते हैं। ध्यान रखना, बॉन्ड में भी हम लोग क्या करते हैं? डेट एक्नॉलेज करते हैं। और बस एक चीज यहाँ पे डिफरेंट है कि डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट प्री डिटरमाइंड होती है ना, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मे और मे नॉट बी प्री डिटरमाइंड। इसका क्या मतलब हुआ समझना, तुमने जीरो कूपन बॉन्ड पढ़ा था अभी लास्ट ईयर, जब तुम लोग फाइनेंस पढ़ा ही नहीं ना, क्योंकि तुमने फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नॉट बी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में है बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट में नॉट बी प्री डिटरमिन्ड। हाँ, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चैप्टर नंबर 8, बोरोड फंड्स। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो, बॉन्ड्स में क्या होता है ना, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड है या डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, तो 100 रुपए का बॉन्ड मैं 65 रुपए में इशू कर देती हूँ, या और कम में मान लो 55 रुपए में इशू कर रही हूँ, और इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, इसमें इंटरेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लाइक इंटरेस्ट मिलेगा भी तो हार्डली 2% का इंटरेस्ट, बट वॉट यू विल गेट इज, यू विल गेट द डिफरेंस इन फेस वैल्यू एंड रिडम्पशन वैल्यू। फेस वैल्यू तो हमको पता है क्या होती है, जितने पे आप इश्यू कर रहे हो जो उसकी वैल्यू है, तो डिफरेंस मिल जाएगा फेस वैल्यू और इश्यू वैल्यू के बीच में। ठीक है, ये आपकी इश्यू वैल्यू है। मान लो इसकी बजाय मैं बोलूं रिडम्पशन तो मैं 110 प्रीमियम पे करूंगी, और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। समझ में आ रही है चीजें धीरे धीरे? तो ये बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट नहीं डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे डिपेंडेंट है? रिडम्पशन पे। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपे, रीपे कर देते, रीपे करके हम कैंसिल कर देते डिबेंचर्स को, वो होता है रिडम्पशन।
ठीक है। इसके अलावा और क्या होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट होते हैं। जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं, बहुत सारे लोगों से है ना, बैंक में एफडी करते हैं कि नहीं नॉर्मल, वैसे हम लोग कॉर्पोरेट में भी एफडी कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट चाहें तो बोल सकते हैं कि क्या करो आप हमारे पास में डिपॉजिट कर दो। ऑफ कोर्स एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जस्ट लाइक हाउ एफडी वर्क्स, पब्लिक डिपॉजिट वर्क्स, बट एफडी होती है बैंक में और पब्लिक डिपॉजिट होता है किसी कंपनी में या कॉर्पोरेट में। तो पब्लिक डिपॉजिट भी एक तरह का डेट फंड है हमारे पास, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। तो एक बार जस्ट फॉर द पर्पस कभी एमसीक्यू में आ जाता है तो एक क्लैरिटी लिया कि डिबेंचर जो होता है ना उस पर इंटरेस्ट देना फिक्स है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन फिक्स है। बॉन्ड पे इंटरेस्ट मे और मे नॉट बी प्री डिटरमिन्ड, वहां पे मेजर फोकस किसके ऊपर है, डिफरेंस बिटवीन दी इशू प्राइस एंड दी डिडम्पशन प्राइस। और लास्ट आता है पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट पे भी मैं इंटरेस्ट देती हूँ बट इट वर्क्स मोर और लेस लाइक फिक्स डिपॉजिट, तो दैट इज द डिफरेंस। तो अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस बिटवीन जो एमसीक्यू बोल सकती हूँ या फिर मैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, ये अभी भी आ सकता है बट इसके चांसेस स्लिम है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी सी थ्योरीज है, 12th में तो इतनी थ्योरी है ही नहीं आपको, तो ये छोटी छोटी चीजें हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, क्या डिफरेंस हो सकता है, शेयर होल्डर्स को ओनरशिप मिलती है, डिवेंचर होल्डर्स को ओनरशिप नहीं मिलती है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए प्रेफरेंस और ये सब तरह के हैं, डिवेंचर्स एक ही तरह के होते हैं, मतलब वेराइटी तो है उसमें भी बट वैसी बाइफर्केशन नहीं है। और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में, वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स है, डिवेंचर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिबेंचर होल्डर का रिटर्न वेरी नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं कि मेरी जेब में ज्यादा पैसा आ गया तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट देने पर लग जाऊंगी, लेकिन शेयर होल्डर का इंटरेस्ट वेरी करेगा। अच्छा, रिस्क किसके पास ज्यादा है, शेयर होल्डर के पास रिस्क ज्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको नहीं भी एक्सप्लेन करूं तो भी आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज, 12th में कोई भी डिफरेंस बिटवीन आता है आपको बेसिस ऑफ पॉइंट्स तो बनाकर लिखना ही है, बिना बेसिस ऑफ पॉइंट्स के यदि आप कोई भी डिफरेंस बिटवीन बनाते हो तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, आधे ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ पॉइंट्स तो आपको बनाना ही बनाना है। अब मैं आ रही हूं टाइप्स ऑफ डिवेंचर पे। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स की बात कर रही हूं, तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर में मेरे पास आ जाते हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला आता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास दो वैरायटी के डिवेंचर्स बनते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। देखो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है, अगर किसी असेट के द्वारा चार्ज क्रिएट किया गया है, किसी असेट के द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, तो वो मेरे जो डिवेंचर्स हैं वो क्या है, सिक्योर्ड है। और वहीं अगर किसी असेट के द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है तो मेरे डिवेंचर्स क्या हो जाते हैं, अनसिक्योर्ड हो जाते हैं। सिंपल, चार्ज क्रिएट किया है असेट्स पे, सिक्योर्ड नहीं किया है, अनसिक्योर्ड। क्या दोनों ही इशू हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल इशू हो सकते हैं। फिर आते हैं रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। अब रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मेरे पास दो तरह के शेयर्स डिवेंचर्स बनते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। हाँ, आप चाहो तो लिख भी लो, मैं लिख ही देती हूँ। रिडीमेबल, इरिडीमेबल। अब मेरी बात ध्यान से सुना, यदि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप क्या करने वाले हो, यदि डिबेंचर्स को रीपे करने वाले हो तो वो डिबेंचर्स कहलाएंगे रिडीमेबल। यदि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप उन्हें रीपे नहीं करने वाले हो, रिडीम नहीं करने वाले हो, तो कहलाएंगे इरिडीमेबल। बट एज पर न्यू कंपनीज एक्ट इरिडीमेबल डिबेंचर्स इशू ही नहीं किए जा सकते। द मैक्सिमम दैट यू कैन इशू
इज 20 ईयर्स। मैक्सिमम स्पैन जो आप इशू कर सकते हो वो 20 ईयर्स का है। किसने 10 बताया था? ए, कौन सी वाली कंपनी के लिए? मैं इस पॉइंट को एक बार वेरीफाई कर लूंगी। हावेवर जो बेसिक जनरलिस्टिक है वो तो 20 ईयर्स का ही है ना। एक मिनट, चलो मैक्सिमम लिमिट जो है वो हो चुकी है अब 10 साल, तो हम इरिडीमेबल शेयर्स तो इशू कर ही नहीं सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग 10 साल तक इशू कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू आता है अपना रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यदि ये रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखते हैं तो दो डिबेंचर्स निकल के आते हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, और लास्टली निकल के आते हैं अपने पास, क्यों रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड कहां करोगे? मैंने कहा पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्ट्रेशन का है, तो मैंने कहा जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, जो नहीं रजिस्टर्ड है वो अनरजिस्टर्ड। तो कहाँ रजिस्टर्ड? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होता है, रजिस्टर होता है ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में यदि डिबेंचर होल्डर्स के नाम के स्पेसिफिक डिबेंचर सर्टिफिकेट बना है तो वो रजिस्टर्ड माना जाएगा, अगर नाम नहीं है तो अनरजिस्टर्ड माना जाएगा। सिंपल। पर रजिस्टर्ड है तो कहीं तो रजिस्टर होना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर एक डिबेंचर होल्डर का नाम लिखोगे, एक अलग से रजिस्टर बनता है। ठीक है, तो असेट्स में भी जैसे मेरे पास 100 मशीन है तो 100 बार डेप्रिसिएशन थोड़ी ना चार्ज करती हूँ, मशीनरी अकाउंट तो एक ही मानती हूँ, रजिस्टर ऑफ असेट्स अलग मेंटेन होता है। ठीक है, फिर आता है कन्वर्टेबिलिटी। बहुत शेयर्स में कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि शेयर्स कन्वर्ट किए जा सकते हैं, कन्वर्ट या नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, यदि शेयर्स को आपको कन्वर्ट कर सकते हो इन आफ्टर सम टाइम, यदि आप उनको शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो तो दे आर कॉल्ड एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और यदि नहीं कर सकते हो तो दे आर कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अपन लोग बैलेंस शीट में भी बात कर ही लेके इसका प्रेजेंटेशन। ठीक है, बैलेंस शीट में ना ये दो तरीके से दिखता है, ध्यान रखना। अब डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स को ना बैलेंस शीट में मैं दो अलग अलग पार्ट्स में दिखाती हूँ, ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिबेंचर को वैसे तो हम लोग बताते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हेड में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेड में। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेड कहाँ पे आता है? तुम मुंह बंद कर लो, कितना बोलते हो तुम लोग फर्स्ट बेंच पे बैठ के। लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है। ठीक है, और इसका एक पार्ट होता है जो आता है करंट लाइबिलिटी में। क्या कोई गेस कर सकता है क्या लॉन्ग टर्म में आता होगा, क्या करंट में आता होगा? मैं कह रही हूं कि यहां पर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। करंट लाइबिलिटी में भी एक पार्ट आता है और नॉन करंट लाइबिलिटी में भी एक पार्ट आता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। अब मेरी बात सुनना, जो एक साल की जो मेच्योरिटीज होती है, मतलब इस साल जो आपको पे करना है, क्योंकि अब डिवेंचर है तो रीपेमेंट करना हो मे बी आपको कुछ, या इंटरेस्ट पे करना है, तो जो भी आपकी मेच्योरिटीज होती है ड्यूरिंग द ईयर वो आपकी आ जाती है करंट लाइबिलिटी में। और जो आपकी लॉन्ग टर्म, अच्छा मेच्योरिटी को छोड़कर जो आपका लॉन्ग टर्म में आपको रीपे करना है वो किस में आ जाता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो चलो एक बार बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी देख लो। एक्सट्रैक्ट बनेगा, ध्यान है ना सबको? बैलेंस शीट का क्या बनेगा?
एक्सट्रैक्ट, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट यहाँ पर हम बनाते नहीं है, तो जब भी पूरी नहीं बनाते तो क्या बनता है, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, कंपनी का ऊपर नाम डालना जरूरी है, जिस भी कंपनी का आप बना रहे हो, एज एट जिस भी स्पेसिफिक डेट पे आप बना रहे हो। एग्जाम कब से, जुलाई से। अब तो आपको डर लग रहा होगा थोड़ा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे आप पहले मेन हेडिंग दोगे। इधर देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, पहले आपने मेन हेडिंग दी। बताओ क्या आएगा नीचे। अरे कहां से करेंट, नॉन करेंट। नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या लिखाता है फिर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब ध्यान रखना, ये आपका मेन हेड, ये आपका सब हेड, और ये आपकी एक्चुअल हेडिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट डालना है। फाइन, अब यहाँ पे बनाना है नोट्स टू अकाउंट, जैसे अपने शेयर्स में किया था ना, सेम टू सेम यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगी, नोट्स टू। आप चाहो तो इसमें पर्टिकुलर देखो, बुक में इसमें पर्टिकुलर रुपीज ऐसे अलग से नहीं लिखा है, अगर आपने लिख भी दिया तो ऐसे कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाले, ध्यान रखना। बस अब तुम ध्यान रखना, अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट नंबर 1 है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 1। नोट नंबर लिखने की आपको जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी राइटिंग नोट्स टू अकाउंट, तो आपको सिर्फ नंबर लिखना जरूरी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अब अपन लिखेंगे जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं अपने पास, जैसे लेट्स से 10,000। अब ध्यान रखना, जितना भी परसेंट आप देने वाले हो इंटरेस्ट, डिबेंचर्स उसी नाम से रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे लेट्स से 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, लेट्स से 100 ईच या 10 ईच, जैसे इस सिनेरियो में 100 लिख दिया, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10, 2, 3, 4, 10 लाख आ गई। अब ये सेम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ चला जाएगा और कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 नंबर तक का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें वो सिर्फ आपसे पूछते हैं क्या, शो प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। ठीक है, इतना इजी है, कर लोगे। ठीक है, सेम अगर करंट लाइबिलिटी, जैसे ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो तो मैंने बताया आपको अगर नॉन करंट है तो, ठीक है, इसमें मैं ए करके भी लिख देती हूँ, जाके आप जब नोट डाउन करो तो इजी रहे, नॉन करंट। मेरे को करंट वाली भी तो डिनोट करने के लिए आ सकती है, तो करंट वाली कैसे शो करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड है मेरा करंट लाइबिलिटीज। नहीं यार, ये नोट्स ही बनवा रही हूँ ना मैं प्रॉपर फिर आपके। ठीक है, ये जाएंगे अपने वही नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट। अरे आप जब भी बाद में भी फ्यूचर में इसको रेफर करोगे ना नोट्स को, तो आपको इजी रहेगा टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर यहां पर वापस क्या आ जाएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और हेडिंग क्या आ जाएगी डायरेक्टली, करंट लाइबिलिटीज। अगेन यहाँ पे क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ध्यान रखना
ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है और फिर ये है। अब बुक में तो क्या होता है, वो लोग हाईलाइट करते हैं तो बोल्ड हो जाता है, ठीक है। अब अपन तो पेपर में हाईलाइट नहीं कर पाएंगे। तुम लोग के इसमें डुअल पेन लिखना अलाउड नहीं है ना? ब्लैक एंड ब्लू दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ, बोर्ड में शायद एक ही पेन यूज कर सकते हैं। ऐसा भी है क्या? हाँ, जहां तक मुझे लास्ट पता है ऐसा हुआ था, इसीलिए कटे तुम्हारा नंबर। मेरी बात सुन, अब यहाँ पे जैसे मैंने 10 लाख लिख दिया, अगेन यहाँ पे भी मुझे क्या बनाना है? वेरी गुड। 3 नंबर तक के लिए, और मैं कह रही हूँ डिबेंचर का चैप्टर 8 नंबर तक का था, और ये इतना इजी चैप्टर है, इससे ज्यादा इजी कोई चैप्टर नहीं है। फिर भी नहीं पढ़ोगे तुम? डिबेंचर तो आधा आपने मुझे पढ़ा दिया है, तो इसलिए मुझे आता है। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर, जब मैंने आपको बोला था मैं अपना नया चैप्टर चालू करा और आप लूडो खेल रहे थे किसी के साथ, और आपके साथ खेल के जा रहा। यहाँ पर अब आपको बस क्या लिखना रहेगा, ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म बोरिंग में, शॉर्ट टर्म बोरिंग में अपन कौन सा वाला देते हैं हमेशा? अमाउंट जो करंट मैच्योरिटीज होती है, ठीक है। ये अपनी आ जाती है करंट, करंट लाइबिलिटी में। ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में नहीं आती है यार, मैंने हेडिंग गलत डाल दी। करंट मैच्योरिटीज आती है मेरी करंट अदर करंट लाइबिलिटीज में। ये समझ लो, ये चीज करेक्ट करवा रही हूं मैं, इधर ध्यान दे दो। मैंने शॉर्ट टर्म बोरिंग लिख दिया था, शॉर्ट टर्म बोरिंग में नहीं आती है, अदर करंट लाइबिलिटी में आती है, ध्यान रखना। अदर करंट लाइबिलिटी में हेड बनता है अदर करंट लाइबिलिटी। यार मैं भी क्या लिख रही हूँ, हाँ, अदर करंट लाइबिलिटीज, और इसमें ऐसे लिखा जाता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ डिवेंचर, मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, सॉरी लॉन्ग टर्म डेट्स। और फिर यहाँ पर अपने जो भी अमाउंट आता आप लिख देते हैं एंड यू वुड हैव बीन डन विद इट, ठीक है। मैं जो आपको अभी इसके पहले बताई थी ना, शॉर्ट टर्म, मान लो अगर डिवेंचर अगले साल मुझे रीपे ही करना है, पूरा का पूरा डिवेंचर यदि अगले साल रीपे करना है तो शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि शॉर्ट टर्म में कब जाएगा, लॉन्ग टर्म में कब जाएगा, ये हम लोग समझेंगे जब हम लोग बुक नंबर 3 पे मूव करेंगे। जब हम पूरी बैलेंस शीट को एक साथ समझेंगे तो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो आई थिंक आज जो जो चीजें हमने कवर की, हमने बेसिक्स कवर कर लिए, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट कवर कर ली, समझ में आ गई सबको अच्छे से? पक्का? कल मेन पार्ट स्टार्ट कर देंगे हम लोग इशू का, ठीक है। क्लोज कर रही हूं मैं इसका।